शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है सिंचाई। तो शुरुआत करते हैं सिंचाई की परिभाषा से। सिंचाई किसे कहते हैं? तो मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। यानी कि मिट्टी में पहले से नमी और आर्द्रता के रूप में पानी जो है वो उपस्थित होता है, परंतु कृत्रिम रूप से उसे पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि की जाती है और इसे कहा जाता है सिंचाई। अब छत्तीसगढ़ की मानसून के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो कृषि है वह मानसून आधारित कृषि है, यानी कि जो कृषि का प्रकार है वह पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है, अतः यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ की जो मानसूनी वर्षा होती है वह 90% बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से होती है और केवल 10% अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं से होती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी यानी कि भारत का जो मानचित्र है उसमें पूर्व की ओर से उड़ीसा से होते हुए जो मानसूनी हवाएं आती हैं उससे सर्वाधिक 90% वर्षा होती है और केवल 10% जो वर्षा है वह अरब सागर से आने वाली हवाओं से होती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 यानी कि सबसे लेटेस्ट वाला जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो डाटा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह जो डाटा है वह आपके लिए एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा सकते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है वह 137.8 लाख हेक्टेयर में है। ठीक है, तो यह हेक्टेयर में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यह जो है क्षेत्रफल कहा जाएगा वर्ग किलोमीटर में, तो यह 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। अब चलते हैं कि इसके कितने भाग में सिंचाई जो है वह की जाती है। तो 20.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा जो है उपलब्ध है और सिंचाई की जाती है। अब छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 37% है। तो इस बार CGPSC 2019 का जो एग्ज़ाम था जो इस बार हुआ है उसमें यह प्रश्न आया था कि सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो इसका उत्तर होगा 37% भाग जो है वह सिंचित है। ठीक है, अब राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ का सिंचित क्षेत्रफल यानी कि सिंचाई क्षमता कितना था? तो यह था 13.28 लाख हेक्टेयर। और वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में है 20.99 लाख हेक्टेयर। तो इस पर वृद्धि कितनी हुई? इस पर वृद्धि हुई 7.71 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अब देखते हैं उन जिलों को जहां पर सर्वाधिक उन साधनों से सिंचाई होती है जो कि कुल जोड़ने पर सिंचाई का 100% भाग है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नहर से, यानी कि 57.38% सिंचाई नहर से होती है। और सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई किस ज़िले में होती है? तो यह होती है जांजगीर चांपा ज़िले में। वहीं अगर नलकूप से सिंचाई की बात करें तो यह दूसरे क्रम में आता है और 39.6% जो भाग है वह नलकूप से सींची जाती है। और सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई कहाँ होती है? तो यह होती है रायगढ़ ज़िले में। अब देखते हैं तालाब से कितने प्रतिशत क्षेत्रों में सिंचाई होती है। तो 1.90% भाग में तालाब से सिंचाई होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो यह होती है आपके जसपुर ज़िला में। अब देखते हैं कुएं से, जहाँ सबसे कम सिंचाई स्रोत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे 1.01% भाग की सिंचाई की जाती है। और सबसे ज़्यादा सिंचाई इस प्रकार की कहाँ होती है? तो यह होती है दंतेवाड़ा ज़िले में। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के मैप में इनकी स्थिति को, ताकि आपको इन जिलों के नाम उनके सिंचाई स्रोतों के साथ याद रखने में आसानी हो। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे कि जसपुर ज़िले में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है, वहीं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जो है वह रायगढ़ में होती है। और नहर से सर्वाधिक सिंचाई होती है जांजगीर चांपा में। और कुएँ की बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई दंतेवाड़ा ज़िले में होती है। अब चलते हैं और एक प्रश्न देख लेते हैं जो आया था एग्ज़ाम में, वह था कि दंतेवाड़ा में न्यूनतम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि किस ज़िले में न्यूनतम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका उत्तर होगा दंतेवाड़ा ज़िले में न्यूनतम सिंचाई की सुविधा जो है वह उपलब्ध है। ठीक है, अब चलते हैं और दो जो वर्ड्स हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक है लघु कृषक और दूसरा है सीमांत कृषक। तो लघु कृषक और सीमांत कृषक क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बता दूंगा, ताकि आपको आगे जो योजनाओं में उनके बारे में आएगा वह जो है आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो सीमांत कृषक किसे कहते हैं? तो वे कृषक जिनकी भूमि जो है वह 1 हेक्टेयर से भी कम होती है, तो इन कृषकों को सीमांत कृषकों की श्रेणी में रखा जाता है।
और वे कृषक जिनकी भूमि क्षेत्र जो है वह 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होती है उन्हें लघु कृषक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको कि 1 हेक्टेयर से कम यानी कि सीमांत कृषक और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच अगर उनकी भूमि है तो वह होगा लघु कृषक। तो अब देखते हैं कि सर्वाधिक सिंचित जिले कौन से हैं। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचित जिला है जांजगीर चांपा, और वहीं अगर प्रतिशत में भी देखा जाए कि जिले के क्षेत्रफल के हिसाब से उसका कितना प्रतिशत सिंचित है तो उसके हिसाब से भी जांजगीर चांपा में सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब न्यूनतम सिंचित जिले की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से नारायणपुर में न्यूनतम क्षेत्रफल ऐसा है जहां पर सिंचाई की जाती है, और अगर प्रतिशत की बात करें तो दंतेवाड़ा जिला जो है वह प्रथम स्थान पर है, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधा बहुत कम है, इसीलिए प्रतिशत में दंतेवाड़ा है। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वह नारायणपुर होगा। अब छत्तीसगढ़ में सिंचाई से संबंधित योजनाओं को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका जो प्रारंभ है वह 2015-16 में किया गया था, और जैसा नाम से स्पष्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो यह केंद्र के द्वारा प्रवर्तित योजना है। अब यह जो योजना है वह ड्रिप और स्प्रिंकलर 2 प्रकार की सिंचाई की विधियां होती हैं। ड्रिप में क्या होता है कि पौधों की जड़ों में पाइप द्वारा सीधे बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाता है, और स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा सिंचाई यानी कि इसमें फव्वारे के द्वारा पानी को पहुंचाया जाता है। तो इन दोनों सिंचाई विधियों के द्वारा जो कृषक जो हैं वो यदि इसे प्रारंभ करते हैं तो इस पद्धति को अपनाने वाले कृषकों के जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनको 70% तक अनुदान दिया जाता है। वहीं अगर बड़े कृषक इस पद्धति को अपनाते हैं तो उन्हें 50% अनुदान जो है वह दिया जाता है। अब दूसरी योजना देख लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका जो प्रारंभ है वह 2016 से हुआ है, और इसमें कौन कौन से मापदंड हैं जिनके अनुसार अगर फसल ख़राब हो जाए तो उस पर बीमा प्राप्त होती है। तो पहला मापदंड है बुआई नहीं होने की स्थिति में या बुआई फेल हो जाने की स्थिति में, यानी अगर आप बुआई नहीं कर पाते हैं या बुआई करते हैं और यदि फसल नष्ट हो जाती है तब भी आपको मुआवजा मिलेगा। इसके बाद दूसरा है फसल अवधि में नुकसान होने पर। यदि फसल बुआई हो चुकी है और उसके बाद अगर उसमें कोई नुकसान होता है तब भी आपको बीमा मिलेगा। उसके बाद है कि स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति की स्थिति में, यानी स्थानीय जो आपदाएं हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो कीड़ों के द्वारा हो, तो इस प्रकार की क्षति पर आपको जो है वह मुआवजा प्राप्त होगा। इसके बाद है कटाई के उपरांत फसल सूखने हेतु रखने पर नुकसान पर, यानी कि अगर आपने फसल की कटाई कर ली है और अगर आपने सूखने के लिए उसे रख दिया है उसके बाद भी अगर उस पर नुकसान होता है तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा जो है वो मुआवजा या अनुदान जो है प्राप्त होगा। ठीक है, अब तीसरी योजना देख लेते हैं जो कि पूर्णतः राज्य पोषित है, और यह सूक्ष्म सिंचाई योजना पर आधारित है। इसका जो प्रारंभ है वह 2013-14 में हुआ था, और यह केवल ड्रिप सिंचाई पद्धति पर ही अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, तो इस जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है इसके द्वारा अगर कोई कृषक जो है वह प्रारंभ करता है अपना कृषि कार्य, तो लघु एवं सीमांत कृषकों को उनके खर्च का 70% अनुदान, और वहीं बड़े कृषकों को 50% जो है वह अनुदान दिया जाता है। परंतु यह जो है वह एक निश्चित सीमा के भूमि क्षेत्र पर दिया जाता है, जो कि अधिकतम 5 हेक्टेयर भूमि पर अगर इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया जाता है तब यह अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन में हाईटेक नर्सरी या नर्सरी को कहा जाता है रोपड़ी। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि एक जो हाईटेक नर्सरी है उसकी स्थापना के लिए क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है 4 हेक्टेयर, और प्रति यूनिट यानी एक हाईटेक नर्सरी की जो यूनिट है उस पर 100 लाख रुपए प्रति यूनिट खर्च जो है वह निर्धारित किया गया है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र पर यानी सार्वजनिक क्षेत्र हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना की जाती है तो उसमें 100% अनुदान जो है वह प्रदान किया जाता है, और यदि निजी क्षेत्र हेतु यह हाईटेक नर्सरी निर्मित की जाती है तो उस पर 40 लाख जो है वह अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं लघु नर्सरी को। तो लघु नर्सरी हेतु 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को निर्धारित किया गया है, और प्रति यूनिट 15 लाख रुपए आपको इसका कहना चाहिए कि इकाई का मूल्य होना चाहिए, उस पर खर्च होना चाहिए। ठीक है, यदि सार्वजनिक क्षेत्र में यह निर्माण होता है लघु नर्सरी का तो उस पर 100% अनुदान मिलता है, और वहीं अगर निजी क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाए तो इस पर 7.50 लाख रुपए का अनुदान जो है वह प्राप्त हो। इसके बाद देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिले कितने हैं। तो छत्तीसगढ़ में 5 जिले ऐसे हैं जो कि पूर्ण जैविक जिले हैं।
तो ये 5 ज़िले कौन कौन से हैं? ये हैं गरियाबंद, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। ठीक है, तो ये 5 ज़िले कौन कौन से हैं? ये हैं गरियाबंद, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। और उसके बाद जो शेष ज़िले बचते हैं उनके एक एक विकास खंड को जैविक विकास खंड के रूप में विकसित करने की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। तो ठीक है, तो इन 5 ज़िलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है और शेष जो ज़िले हैं उनके एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक विकास खंड के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और MCQ क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट जो है वह भेज सकते हैं। थैंक यू।